स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक नया लेक्चर जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम लोग ने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो एक पॉइंट आपसे मैंने मेंशन किया था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली समझना है तो कुछ आपको बेसिक चैप्टर के थ्रू जाना पड़ेगा। जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन में रखा था वो अभी तक सेंट्रल पार्ट नहीं था। जैसे मैं बोलूँ कि आईपैक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा। वो चैप्टर में क्या था कि हम लोग मॉलिक्यूल्स के इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाह रहे थे, उसके नेमिंग के बारे में जानना चाह रहे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेमिंग कैसा होगा, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका क्या नेमिंग कैसे जाएगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमरीज को डिस्कशन में रखा था, जिसमें हम लोग जो है देखें कि किस तरीके से एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। वो चाहे फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है, मेटामर्स हो सकता है, पोजिशनल आइसोमर्स हो सकता है, चेन आइसोमर्स हो सकता है, ये सभी आइसोमर्स हो सकता है। टॉटोमर्स उसमें हमने अभी तक डिस्कशन का पार्ट नहीं रहा, जो कि हो सका हम लोग जीओसी में डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आया हम लोग का जो चैप्टर था दैट वाज स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि किसी फंक्शनल ग्रुप को या हाइड्रोकार्बन ग्रुप को स्ट्रक्चर कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूजिंग द लैब। वैसे तो आप जो है पेपर में बता दो कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसको लैब में कैसे, अगर आपको केमिकल मिला हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एंड आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा, राइट। उसमें हम लोगों ने सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड किया। मैंने लैब के साथ साथ जो लैब मटेरियल्स होता है उसके साथ थ्योरेटिकल मटेरियल्स को भी मैंने मर्ज किया, ताकि आप साथ साथ ये भी विजुअलाइज कर पाओ कि हाउ द कलर इज गोइंग टू चेंज इन दिस पार्टिकुलर जो है टेस्ट ऑफ द फंक्शन। और आई थिंक कि वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी कि विजुअलाइज करना, साथ साथ में ये भी देखना कि रिएक्शन अगर हो रहा है किस तरीके से लैब में। और सबसे मजा तो तब आएगा जब आप पर्टिकुलर रिएक्शंस को लैब में कराओगे, तब एक जो है अलग ही उसका इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, अलग ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के अगर कोई जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि महापाप होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज अगर मान लो कि इसके बाद अगर मैं बोलूँ जो सेंट्रल पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं दैट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। और उस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर इन दैट केस आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या होगा, उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे ही जीओसी कवर किया जाएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम लोग जंप करेंगे। एंड देन वी विल मूव फॉर द रिएक्शन रिलेटेड टू एवरी फंक्शन ग्रुप जो है होगा। तो डिफरेंट वे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने का। कई लोग जो है फंक्शनल ग्रुप ओरिएंटेड ही कवर कर लेते हैं, कई लोग जीओसी में ही पूरे पोर्शन को कवर कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिक का जो 50% पोर्शन रहता है जीओसी के अंदर ही इंक्लूड होता है। बट थोड़ा हम लोग इसको सेपरेट करके ही देखेंगे ताकि थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो, क्योंकि हम लोग को जीओसी के बाद स्टीरियो आइसोमर्स कवर करना होगा, तभी तो हम लोग जो है कंप्लीट आइसोमरीज कवर करके जाएंगे। बिकॉज ये बोला गया कि दीज आर द बेसिस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर रिएक्शंस को समझना है, रिएक्शंस तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन याद कितने दिन तक रख सकते थे। जैसे नोमेनक्लेचर का केस है, कितने और ऑर्गेनिक कंपाउंड आप याद रख पाओगे। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक वे क्रिएट कर दिया गया, उस केस में क्या है कि आप जस्ट उसका जो है उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करो और उसके बेसिस में उसका नेमिंग बना दो कि उसका नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये हो सकता है। अब केसेस इसी तरीके से हमारा रिएक्शन के केस में कि आपको रिएक्शंस जो है हो सकता है कि आप रिएक्शन भूल जाओ, लेकिन मैकेनिज्म का पार्ट जो रहेगा वो भूलना मुश्किल होगा। लेकिन वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझना है तो फिर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक चीज़ें जो है समझना पड़ेगा। अगर रिएक्शंस के बारीकियों को समझना है, रिएक्शन किस तरीके से अगर हो रहा है, तो उसके केस में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम जो है एक बेसिक से बेसिक चीज़ों से लेकर हायर लेवल के चीज़ों तक सबको जो है आपको आना चाहिए। तभी आपका स्ट्रांग जो है एक तरीके से मैं बोलूँ फाउंडेशन होगा चीज़ों में। जो भी हम लोग का ये केस है, ये सभी चीज़ें डिस्कशन में आई हुई, नोमेनक्लेचर हो गया या जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरीज हो गया या जीओसी की बात कर लें या स्टीरियो आइसोमरीज हो जाएगा। ये सभी एक जो है आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं उसको किस तरीके से आप कंसीडर करोगे। क्योंकि मेन जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन सी। रिएक्शन जो है लोगों को याद नहीं रह पाते बिकॉज वो रट्टा मारते हैं। रट्टा कितने दिन तक मार सकते हो,
कुछ दिनों बाद तो भूल ही जाओगे। लेकिन अगर उसके साथ मैंने बोला था ना कि कुछ अगर आप कुछ चीजें इम्बेड कर पाओ, कुछ चीजें आप जो है उसके साथ जोड़ पाओ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। और वही केस हम लोग इसमें भी फॉलो करते हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को आपको याद रखना है तो इन दैट सिनारियो आपके जो है मैकेनिज्म को समझना होगा। मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग को फिर से वंस अगेन इसको जो है जो फाउंडेशन है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हो और तभी आप रिएक्शंस को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये केसेज होता है कि अगर मुझे मॉलिक्यूल्स के फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है तो वी हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेरी क्यूरियसली। इसको जो है देखना पड़ेगा आपको पूरे अच्छे से चैप्टर को, और उस पर जितने भी प्रॉब्लम है साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहना। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसको कॉन्सेप्ट वाइज जितना आप अपना स्ट्रांग इसको रखोगे उतना ही आपको रिएक्शंस को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाला है। ठीक है, आगे के जो भी रिएक्शन है तो आइए देखते हैं इसमें क्या बेसिकली कंसीडर करते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग मेंशन करते हैं तो दो पार्ट में हम लोग जीओसी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जीओसी का जो कॉन्सेप्ट आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये दो सेगमेंट हमारा बन के आता है। क्या क्या सेगमेंट है ये देखिएगा। तो एक हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कवर करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में हम लोग कवर करते हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हो, हम लोग इसमें कवर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और जो जीओसी सेकेंड पार्ट हमारा होगा इसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा केस है। दूसरा जो सेगमेंट होगा जीओसी सेकेंड, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके हम लोग एप्लीकेशन पार्ट को कंसीडर करें। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ दिस जीओसी हम लोग का जीओसी सेकेंड में जाएगा। ये आई थिंक 9 to 10 लेक्चर हम लोग इस पे जीओसी 1 पे रखेंगे एंड देन एप्लीकेशन पार्ट के लिए देखेंगे कि जीओसी सेकेंड में हम लोग को कितना एक्सटेंड करना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी जीओसी 1 के अंदर। अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसको कंसीडर किया जा सकता है। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी लिख सकते हो या पढ़ सकते हो आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये कहां से इफेक्ट जनरेट होता है? तो इफेक्ट आता है कि जब पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है ना, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये केस आप लिख सकते हो कि बेसिकली है क्या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके लिए आप लिख सकते हो द इफेक्ट which generated due to distribution of electrons, due to distribution of electron। अब इस इलेक्ट्रॉन में दोनों आते हैं, सिग्मा भी आएंगे पाई बॉन्ड भी आएंगे। सिग्मा की वजह से अलग इफेक्ट हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग इफेक्ट होता है। वो डिस्कशन में आएगा हम लोग जब 1 by 1 इसमें कवर करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला, द इफेक्ट विच जनरेटेड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं जो है आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दोनों नेम करेक्ट है, इसको या तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल, या तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। तो ये किससे जनरेट होगा? ये जनरेट होगा ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कंसीडर करते हैं। इसको दो कैटेगरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी, एक हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट एक कंसीडर किया जाता है,
ठीक है। और दूसरा कंसीडर किया जाता है टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग वन बाय वन कंसीडर करेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये हो गया टेम्पररी इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट में क्या डिफरेंसेज है, क्योंकि इसी पे फर्दर क्लासिफिकेशन बनेगा कि जो भी इफेक्ट्स हैं इसके अंदर आएंगे। बट दो मेजर क्लास बन के आता है, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्पररी इफेक्ट। किसके लिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे, या तो परमानेंट इफेक्ट हो सकते हैं, टेम्पररी इफेक्ट हो सकते हैं। क्या डिफरेंसेज आएगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। दो क्लासिफिकेशन हम बोले, ये बन के आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, ये आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। समझना ध्यान से इसको। दो इफेक्ट क्या कंसीडर किया मैंने, एक में बोला परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। अब ये इफेक्ट कहां से जनरेट होगा, इस इफेक्ट की खासियत क्या है, तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जनरेट होगी उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के किसी पार्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में इफेक्ट हुआ है, इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट बोला जा रहा है। बिकॉज ये इफेक्ट कहीं चेंजेस नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल्स की खुद स्ट्रक्चर की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो लिख सकते हो आप द इफेक्ट which generated, या ऐसा भी लिख सकते थे आप, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है या कनेक्टिविटी बोल दो, ये एटम की कनेक्टिविटी की वजह से जो पर्टिकुलर जो है इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। द इफेक्ट विच जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का खुद का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और क्लास रखें, दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, ये क्या है इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट ये क्या है, द इफेक्ट which generated in the presence of the effect, या electronic effect which generated in the presence of external reagent, in the presence of external reagent, ठीक है। कोई एक्सटर्नल रिएजेंट आया रिएक्शन के दौरान और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में, उस इफेक्ट को जो है बोला जाएगा टेम्पररी इफेक्ट। क्योंकि अगर मान लो आपने कुछ रखा कुछ टाइम के लिए, तो वो इफेक्ट दिखेगा। आप मैग्नेट देखे होंगे, जैसे आयरन के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लो, टेम्पररी इफेक्ट है। अगर आयरन के केस में देखो तो अगर मैग्नेट उसके क्लोज रखे हो तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेवियर देगा, करेक्ट ना। जो आयरन होगा वो भी मैग्नेट की तरह थोड़ा टाइम के लिए बिहेव करेगा। और मैग्नेट को अगर आप दूर रख लो, आयरन से दूर रख लो, तो जो है आयरन भी अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ये तो चीजें आप ऑब्जर्व किए होगे डे टू डे लाइफ में। उसी तरीके से बात, तो टेम्पररी इफेक्ट हुआ कि जब तक मैग्नेट आयरन के क्लोज था तब तक वो इफेक्ट दिखा रहा था, तब तक उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का। ऐसा ही कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल रिएजेंट आपने जब लगाया उसमें रखा तो उस कुछ जो है इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही आपने उस एक्सटर्नल रिएजेंट को वहां से हटा दिए तो फिर से वो इफेक्ट गायब हो गया। लेकिन कुछ इफेक्ट परमानेंट है उस मॉलिक्यूल में, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हुए हैं, उसके लिए एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये इफेक्ट को हम लोग परमानेंट इफेक्ट में रखते हैं और दूसरा इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है। कौन कौन सा आता है, तो वेल फेमस जो हम लोग सुनते हैं ये तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। ये हम लोग कंसीडर करते हैं, देखना आप, इसमें आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इसी चीजों पे हम लोग का डिस्कशन आगे है। इंडक्टिव इफेक्ट या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो आई इफेक्ट, करेक्ट। उसके अलावा आप बोलते हो मेसमेरिक इफेक्ट। मेसमेरिक इफेक्ट, ये सभी टाइप्स हैं। परमानेंट इफेक्ट, मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इफेक्ट है, कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होंगे, कुछ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होंगे,
ठीक है, तो इसको बोला जाता है आई इफेक्ट, इसको बोला जाता है, इसी को बहुत लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। तो इसको आप जो है प्लस एम इफेक्ट लिख सकते हो या आर इफेक्ट लिख सकते हो, दोनों चीजें करेक्ट है। और आर इफेक्ट, ठीक है, इसके लिए आप दोनों करेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मेस्मरिक के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं। तो ये 3 मेजर इफेक्ट है, कुछ हो सकता है इसके अलावा हम लोग मिसलेनियस इफेक्ट में भी कंसीडर करें, बट ये 3 मेजर है। इन्हीं के जो है एक तरीके से मैं बोलूं, अगर इन्हीं को मिलाया जाए तो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन की जाती है। मॉलिक्यूल की चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाए, उनमें इनका बहुत ही एक्सटेंड तक रोल रहता है, खासकर केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये तीसरा है, ठीक है। अब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा जो है हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ऐसा कि देखो क्या है कि जो परमानेंट इफेक्ट है ना, परमानेंट इफेक्ट, बिकॉज ये मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी जनरेट की गई है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से जनरेट हुआ है। तो ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जाता है इसमें, एक स्पेशल चीज, ये तो 3 इफेक्ट रहे, 1 2 3, इसको हम लोग डिटेल करेंगे एक एक इफेक्ट को। अच्छा, ये क्या होता है कि जो परमानेंट इफेक्ट हो गए ये तीनों, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये तीनों इफेक्ट मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में भी काम करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी काम करेंगे। मॉलिक्यूल जब भी रिएक्शन में जाता है एक्साइट होके जाता है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में रहा, ग्राउंड स्टेट से सम वर्क उसको भी करना पड़ता है, तब जाके वो एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मॉलिक्यूल के दोनों स्टेट में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो जाए या एक्साइटेड स्टेट में, परमानेंट इफेक्ट काम करता रहेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ऑपरेट इन बोथ स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड। देखेंगे एक्साइटेड स्टेट क्या होता है मॉलिक्यूल का, तो अपने ग्राउंड स्टेट में भी काम करेगा और ये अपने एक्साइटेड स्टेट में भी काम करता रहेगा। ये जो है एक्साइटेड स्टेट में भी वर्क करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, इस चीज को आप समझना कि जो भी इफेक्ट मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में वर्क कर रहा है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, और जो भी इफेक्ट एक्साइटेड स्टेट में काम कर रहा है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में काम करने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर देंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सभी प्रॉपर्टी अगर मॉलिक्यूल का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें लगने वाले इफेक्ट, अगर ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करता है उससे अल्टर करेंगे। यानी बोलने का मीनिंग क्या होता है मेरा कि जो परमानेंट इफेक्ट है ना, चाहे वो इंडक्टिव हो जाए, मेसोमेरिक हो जाए या हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये सभी क्या करेंगे, इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों स्टेट में काम कर रहा है। मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में भी काम कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में भी वैसे ही काम करेगा, राइट। हो सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट, बट काम हमेशा करता रहेगा, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो जाए चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो जाए। तो ये जो इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट ऑलवेज वर्क करेगा, चाहे वो ग्राउंड स्टेट चाहे एक्साइटेड स्टेट। अब होगा क्या, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, द बोथ दिस इफेक्ट responsible for physical as well as chemical properties, chemical properties of molecule, मीनिंग ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, ये तीनों किस क्लास में आ रहे हैं, परमानेंट इफेक्ट में, और दोनों स्टेट में काम करेंगे मॉलिक्यूल के, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल रहे या एक्साइटेड स्टेट में रहे। ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इफेक्ट काम करता है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्टरनेशन लाता है, चेंजेस लाता है। अगर मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेड स्टेट में जो इफेक्ट काम करेगा उसके केमिकल बिहेवियर में चेंजेस लाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाए या रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर कर लो या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कंसीडर कर लो, दिस इफेक्ट वर्क बोथ इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द एक्साइटेड स्टेट।
बोथ स्टेट में ये काम करता है मॉलिक्यूल के। इस वजह से मॉलिक्यूल के चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना हो या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना हो, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट्स, वी हैव टू कंसीडर दिस ऑल थ्री इफेक्ट टू डिफाइन देयर फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी। तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, डायपोल मूवमेंट वगैरह हो गया, आपने ये सभी चीजें थोड़ी बहुत सुनी होगी केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो है सब ऑर्डिनेट पार्ट है, वहीं से ये जनरेट हुआ है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से जो भी प्रॉपर्टीज जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ रहा है, वो मतलब बॉन्डिंग आपको आना चाहिए, तभी आप जो है जीओसी पार्ट में क्लियरली उसको समझ सकते हो चीजों को। तो जो है ये चीज हो गया। अब आप समझना इसमें दूसरा इफेक्ट होता है टेम्पररी इफेक्ट। तो इसमें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, एक ही इफेक्ट कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत लोग एक और नेम दिया जाता है, वो भी मेंशन कर ही देता हूं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जितना ये हमारा परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये दो क्लासेस यहां से बन के आते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बोला ये 3 क्लासिफिकेशन फर्दर बन के आता है, क्लासिफिकेशन बोल दो या 3 टाइप्स बोल दो, टाइप्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट, जितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 2 हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज द इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब इन दोनों की खासियत क्या होती है? एक जो है सिंपल सा केस ये है कि मैंने बोला कि जो है ये जो इफेक्ट है वो बोथ स्टेट में ऑपरेट करेगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल के एज वेल एज द जो है एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। बट ये जो इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टोमेरिक, ये जो है ऑपरेट होता है, ये आप लिख सकते हो कि ऑपरेट इन कहां ऑपरेट करता है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑपरेट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राउंड स्टेट में इसका कोई रोल नहीं, एक्साइटेड स्टेट में ये वर्क करेगा। इस वजह से रिलेशन क्या आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में काम नहीं कर रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाए या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट हो जाए। ये दोनों इफेक्ट जनरेट कब होंगे? जब कोई एक्सटर्नल रिएजेंट होगा, एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से जो है इसमें इफेक्ट होगा। एक्सटर्नल रिएजेंट अगर एब्सेंट है तो ये इफेक्ट जो है गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको नाम पड़ा टेम्पररी इफेक्ट। ये ऑलवेज इफेक्ट बना रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या बोला कि ऑपरेट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मीनिंग क्या हुआ? इन दैट केस दिस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, विल बी, चाहे वो इंडक्टोमेरिक हो जाए या इलेक्ट्रोमेरिक हो जाए, दिस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये केवल एक्साइटेड स्टेट में काम कर रहा है मॉलिक्यूल के। दिस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। देखेंगे अभी जस्ट आप एक्साइटेड स्टेट वर्ड शायद आप जो है अनजाना सा लगेगा, बट रिएक्शन के दौरान जब भी हम लोग रिएक्शन में एंटर करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो एक्साइटेड वर्ड आपको फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा। व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सुनने को मिलेगा आपको। मेनली आप फोकस आप इस 3 इफेक्ट पे करना है, ठीक है। और जो है इससे मैं ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो दिस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की होगी ये अल्टर की जाएगी इस इफेक्ट के थ्रू। थोड़ा वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना इंडक्टोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, बट इसका भी रोल रहेगा जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस को देख रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। फिर हम लोग को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या जो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, तब उस केस में आप तभी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर तब समझ सकते हो। तो दोनों में आप क्रिस्टल क्लियर एक डिफरेंस बना पा रहे हो, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। पहला इफेक्ट हम लोग देखते हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बेसिक चीजें समझ लेते हैं एक्चुअली कहाँ से ये इंडक्टिव इफेक्ट आया है, नेमिंग वगैरह ये सभी चीजें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। समझना इस बात को कि आपने बॉन्डिंग पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा कि जब बॉन्ड इस तरीके से बने, जस्ट एज्यूम करो कि दोनों जो है सेम टाइप के एटम, करेक्ट ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब इस बात को समझना कि जब बॉन्डिंग बनी होगी ना तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा। जस्ट एज्यूम करना कि थोड़ा टाइम के लिए हम सेंट्रल पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब मैं पूछता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या इसके बीच में होगा, एकदम सेंट्रल पार्ट होगा, या किसी साइड में डिस्प्लेस होगा? सेंट्रल पार्ट पे ही होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि मोनली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा, ये भी वर्ड यूज किया जा सकता है, बिकॉज नाइदर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइदर, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है ना। तो क्या देखने को मिलेगा कि देयर विल बी नो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग में यूज किया होगा,
वहीं से ये भी टर्म निकल के आता है। तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी क्या इस केस में, नहीं होगी। तो देयर इज, क्या बोलोगे, अगर मान लो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट, मैं ऐसे लिख सकता हूं, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन does not takes place as electronegativity is same, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। बट ये सभी कंपाउंड में होगा नहीं, कुछ कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया हो, कुछ केसेस में हो सकता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया हो, कुछ केसेस में हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लिया हो। जैसे एज्यूम करो कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, अब क्या कहानी ये सेम रहेगी क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए गए थे, क्या ये दोनों इक्वली अपना राइट उस पर दिखाएंगे, यहाँ पे तो इक्वली राइट था ना, इधर ये पावरफुल था ना इधर, दोनों का जो पावर था इक्वल था। लेकिन मान लो कि आप और एक आपका दोस्त, इसने एक कंपनी बनाई, कंपनी मींस कुछ इन्वेस्ट किया, मनी मतलब इलेक्ट्रॉन। अब कंपनी बनाने के बाद क्या हुआ कि जो पावर है कंपनी के अंदर आपके दोस्त का थोड़ा ज्यादा है, तो क्या करेगा, अपने तरफ थोड़ा सा पुल किए रहेगा, पावर भी और पैसा भी, करेक्ट ना। जिसके पास जो है थोड़ा सा ज्यादा, उसके पास अगर है पावर, तो वो अपनी तरफ मनी को जो है अपनी तरफ पुल किया रहेगा। वही सेम कहानी है, जब बॉन्ड बना दोनों के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तब तो बॉन्ड बनाते वक्त दोनों ने इक्वल जो है किया, इक्वल अपना इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन जब बॉन्ड बन गए उसके बाद थोड़ा क्लोरीन की लालच बढ़ गई, ये ज्यादा पावरफुल है, अब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा। भले वो आप बनाते वक्त, जैसे होता है ना कंपनी के अंदर भी आपने देखा होगा, मान लो कि आप जो है आईआईटी से पास किया और एक बड़ा कंपनी स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपके जो है 2 दोस्त, आप और एक आपका दोस्त मिलकर एक कंपनी आपने स्टार्ट किया, आपने भी 50% कुछ अमाउंट दिया, 50% आपका दोस्त दिया। लेकिन क्या हुआ कि आपका जो थोड़ा दोस्त था वो थोड़ा स्मार्टर निकल गया, तो जब इन्वेस्ट की, कंपनी खड़ी की, तब तो जो है दोनों लोगों ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा वो पावरफुल निकल गया, अब जब वो पावरफुल निकल गया तो क्या करेगा, अपने तरफ पैसा थोड़ा ज्यादा खींचेगा ना, अपने तरफ जो प्रॉफिट निकल के आएगी, जो बॉन्ड बन के आया वो अब फायदा ज्यादा लेगा, जो पावरफुल आपसे ज्यादा पावरफुल है। तो वो वही केस होता है, जब उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, नेचर है, हम लोग उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम कहानी। अब होगा क्या कि इस केस में तो आपने बोला कि नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, लेकिन अब एक केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, होगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं मनी से। इस तरीके से आप रियल लाइफ पे एग्जांपल देखते हो कि जो पावरफुल है अपने तरफ मनी भी ड्रॉ करता है, इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी पावरफुल है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को भी ड्रॉ कर लेगा, और इसको क्या छोड़ देगा, इसको थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, बट कंप्लीटली नहीं करेगा। कंप्लीटली कर दिया तो फिर तो इन दैट केस कंपनी रही ना, ब्रेक हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बट बॉन्ड बनाते वक्त भी ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पोलराइज किए हुए है। ये क्यों जनरेट हो रहा है, इसको भी आप लिख सकते हो, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occur due to electronegativity difference, of two। ठीक है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल निगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। इस पे क्या लिखा जा सकता है, डेल पॉजिटिव। इतनी सी बात समझ में आती है, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, ये जनरेट हो रहा है। निगेटिव क्यों, क्योंकि अपने तरफ इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। पहले क्या था, इस केस में क्या था, दोनों न्यूट्रल थे, तो न्यूट्रल का भी नहीं क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है इक्वली इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस केस में क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। कहां से, तो कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया। इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। यहीं से इंडक्टिव इफेक्ट का भी डिफिनीशन निकाल सकते हो आप, यहीं से आप इंडक्टिव इफेक्ट का भी डिफिनीशन निकाल सकते हो। अगर आप समझ चुके हो क्या हो जाएगा, आप कोई भी डिफिनीशन लिखो, मैं जो है एक डिफिनीशन सिंपल सा रख देता हूं, दैट द प्रोसेस ऑफ shifting of sigma electron ड्यू टू, क्यों होगा,
presence of polar bond, due to presence of polar bond is जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे इसको मैं बोलूंगा पोलर बॉन्ड, इस बॉन्ड जो बना हुआ है इसको मैं बोलूंगा पोलर, और ये बॉन्ड कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर बॉन्ड ही तो बोला जाएगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा, ये नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया तो पोलर बॉन्ड हो गया। तो प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, is called as inductive effect। अब समझना इस चीज को, बहुत सिंपल सा केस है, कार्बन कार्बन कार्बन। इसी को मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल को मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। अब इस आइडिया को समझना, क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं? क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पैसा लगाया गया था दोनों दोस्त की तरफ से, एक दोस्त थोड़ा पावरफुल था, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, राइट। कंपनी का जो डेटा शीट रहेगा, जो भी ऑडिटिंग हो रही है, उसमें तो दिखाया जाएगा ना कि इसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। यही हुआ, वैसे तो न्यूट्रल था, लेकिन जब इसके साथ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर लिया, डेल नेगेटिव आ गया। अब इसका इफेक्ट इस कार्बन पे पड़ेगा। क्या करेगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, सम डेल पॉजिटिव आ जाएगा, या आप डेल 1 पॉजिटिव दिखा सकते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब इस बात को समझना, यहां इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा। तो देखो, कार्बन, इस कार्बन के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका भी बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। जो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इस कार्बन से स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब उतना नहीं रहेगा जितना पहले वाले कार्बन की। इस बात को समझना पड़ेगा। आप अगर केमिकल बॉन्डिंग में जो है चीजें जानते हो होगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोलूंगा, अगर ए पॉजिटिव, ठीक है, ए और ए नेगेटिव, यही होगा किसका, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। ये ऑर्डर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि ए प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन ए माइनस। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहेगा, ठीक है। ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो पावर होगा ज्यादा होगा ए के रिस्पेक्ट में, और ए का ज्यादा होगा ए माइनस के रिस्पेक्ट में। वही कहानी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि यहां से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, करेक्ट। अब जैसे ही विड्रॉ किया, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो है, अब इस कार्बन के साथ अपना नखरा दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। बोलेगा कि अब तो मैं भी थोड़ा पावरफुल हो गया, मेरे भी जो है पावर आ गया। किसकी वजह से, क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से, राइट। तो वो अपने जो है बगल वाले पे जो है थोड़ा सा अत्याचार करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना ये क्लोरीन कर पा रहा था, करेक्ट ना। क्लोरीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब उतना नहीं कर पाएगा जितना जो है क्लोरीन किया था, इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ किया था। तो इन दैट केस ये करेगा, बट यहाँ पे ये मान लो डेल 2 पॉजिटिव में लिख देता हूँ, ये जनरेट कर लेंगे, बिकॉज अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करिए, डेल पॉजिटिव तो आना जो है लाजमी है, वहां पे जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव थोड़ा सा चार्ज आएगा ही। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि फर्दर ये करेगा, लेकिन अब फिर से वंस अगेन वही सेम कहानी है कि जितने मैग्नीट्यूड के साथ ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज किया था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा था, उसने पावर के साथ ये कार्बन इस कार्बन से नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे मैं डेल 3 पॉजिटिव लिख देता हूँ, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, करेक्ट ना। डेल्टा क्यों, बिकॉज पार्शियल चार्ज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 1 चार्ज या 2 चार्ज, हम लोग पार्शियल चार्ज दिखाना चाह रहे हैं, पार्शियल चार्ज की जो शिफ्टिंग हुई। बिकॉज देखो, अगर पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर दोगे तो फिर तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड ही नहीं रहा ना। ये तो बॉन्ड रहते रहते क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो है डेल 3 पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज बता सकते हो, इनके मैग्नीट्यूड में क्या इफेक्ट चेंजेस होगा। मैं ये लिख सकता हूं कि डेल 1 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन डेल 2 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन डेल 3 पॉजिटिव, बिकॉज ट्रांसमिशन हो रहा है ना। अब जो है, जैसे मैं जस्ट एक एज्यूम करो कि एक लाइन ऐसे जो है स्टूडेंट की बनी हुई है और आपस में सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, अब मैं इधर से खींचना शुरू करूँ एक वन स्टूडेंट को जो सबसे मेरे क्लोज रहेगा, तो होगा क्या कि मैं उसको सबसे पावर के साथ खींचूंगा।
जो उसका नेक्स्ट वाला होगा उतने ही पावर के साथ नहीं खींच पाएगा। अगर मैं यही खींचना चाह रहा हूँ थ्रू दिस, ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, तो उतने पावर के साथ नहीं खींच पाएगा जितने पावर के साथ मैंने उसको खींचा था। धीरे धीरे ये इफेक्ट डिमिनिश्ड होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे जो है होता जाएगा। तो वही केस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि इस कार्बन पे जितना डेल पॉजिटिव जनरेट हो रहा है उतना इस कार्बन से नहीं हो पा रहा है। उस कार्बन पे धीरे धीरे ये चीजें पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे जो है कार्बन बढ़ते जाएगा, चेन बढ़ते जाएगा आगे, ये इफेक्ट भी कम होते जाएगा। तो ये सिंपल सा जो है हमारे पास चीजें निकल के आती है। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन द जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हो आर कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो है कुछ कुछ चीजें हम लोग मेंशन करते चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जो है पूछ लिया जाता है। जनरली आपको जब सिंगल करेक्ट देगा या मल्टीपल करेक्ट तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी है, थोड़ा सा इस चीज को समझना कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्यों ऐसा भाई, क्यों ट्रांसमिशन इफेक्ट बोला गया? बिकॉज ट्रांसमिट ही तो कर रहा है। ये इसको खींचा, बगल वाले कार्बन ने यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, यहां से इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, इस वाले कार्बन ने इसने कर लिया। तो इस क्लोरीन के प्रेजेंस की वजह से ये इफेक्ट पूरे चेन में ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ये क्लोरीन नहीं होता ना तो कहानी कुछ और होती। ऐसे मान लो सिग्मा, तब इसमें क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका बराबर है, तब क्या इफेक्ट जनरेट हो पाता? नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने क्लोरीन अटैच करा दिया, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करा दिया, क्या हुआ कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, ये इधर खींच लिया, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इलेक्ट्रॉन में एक डिस्ट्रीब्यूशन अकर हो गया इस तरीके से, जो हम लोग देख पा रहे हैं इस केस में। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोला गया ट्रांसमिशन इफेक्ट, कि ये थ्रू आउट द चेन ही वर्क करता है और थ्रू द सिग्मा बॉन्ड एक ऐसे जो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बोला जा सकता है, ये बोल सकते हो कि इसमें एक्चुअल में फिनोमिना क्या आकर हो रहा है। तो मैं फिनोमिना के बेसिस पे इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, ये मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पोलर बॉन्ड है उसका पोलराइजेशन का इफेक्ट दूसरे बॉन्ड पे आ रहा है। इस बॉन्ड का पोलर होना इस बॉन्ड को भी पोलराइज कर रहा है, इस बॉन्ड को भी पोलराइज कर रहा है, इस बॉन्ड को भी पोलराइज कर रहा है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। खुद में तो पोलराइजेशन है, लेकिन ये दूसरे को भी पोलराइज कर दे रहा है। खुद तो पोलर बॉन्ड है ही, दूसरे को भी पोलराइज कर रहा है। तो पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, या आप सिग्मा बॉन्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड या एडजेसेंट बॉन्ड भी लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस की बेसिस पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन द कंपाउंड। ये भी सही है कि अगर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है। अगर पोलर बॉन्ड नहीं रहता तो ये सब इफेक्ट आप कहां देखते? अगर ये क्लोरीन हटा दो तो ये सब पोलराइजेशन वगैरह कहां से आता? तो जो है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, ये एक तरीके से ऐसे भी अगर आप डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने क्या बोला कि ये इफेक्ट हमारा परमानेंट इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी के इफेक्ट में प्रेजेंस की बेसिस पे हुआ, नहीं, ये मॉलिक्यूल्स पे ऑलरेडी क्लोरीन अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई घूमते फिरते आया, ये A+ आया और अपने तरफ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। ये मॉलिक्यूल का खुद का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। तो क्या आप लिख सकते हो कि दिस इज परमानेंट इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट आज है कल नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लोरीन जब तक है मॉलिक्यूल्स के अंदर अटैच्ड है, ये ग्रुप अटैच्ड है, ये इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। वही केस हम लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा। तो दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ये बोला गया टेम्पररी इफेक्ट नहीं होगा, पहले भी हम लोगों ने मेंशन किया था। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअल जो है फिनोमिना क्या वर्क कर रहा है जिसकी वजह से ये वर्क हो रहा है। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है कि एक साइड में पोलराइज हो रहा है। पोलराइज होने का मीन्स क्या होगा कि आप एक साइड ले रहे हो, एक तरफ के साइड ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, पोलराइज तो हुआ। पोलराइज नॉन पोलराइज कब बोला जाएगा कि जो है दोनों में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन पोलराइज हो जाए एक साइड में
राइट। लोग हो जाए पोलराइज, आप पोलराइज वर्ड यूज करते होगे पॉलिटिक्स में कि लोग जो है पोलराइज हो गए, एक साइड में पोलराइज हो गए, तो वो चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जिस एटम और ग्रुप, ये अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर लिया। तो मेन रीजन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट आने के पीछे? तो मेनली द इफेक्ट mainly generated due to electronegativity of, इसको आप पूरा ही लिख लो, due to electronegativity of एटम और ग्रुप। हाँ, ग्रुप के लिए भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन कर सकते हो आप, ग्रुप के लिए भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन कर सकते हो, पूरे ग्रुप के लिए बोल सकते हो कि दिस ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दिस। तो एटम और ग्रुप द इफेक्ट मेनली जनरेटेड, मेनली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सकता है कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बिना भी एक केस ऐसा आएगा जो हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस भी पोलराइजेशन देखा जा सकता है, जनरेटेड ड्यू टू, लेकिन मेनली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट की वजह से होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और हम लोग को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है जनरली मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इसकी वजह से इस टाइप के पोलराइजेशन देख पाते हैं फ्रीक्वेंटली, बिकॉज आप एल्कोहल देखो तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अमाइंस देखो तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, हाइलाइट देख लो, इकाइल हाइलाइट देख लो तो जो है उसमें भी आप देखोगे हैलोजन जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेट ले लो तो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को तो विड्रॉ करेगा ना हाइड्रोकार्बन चेन से, यही केस हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, this effect work in sigma 1 and pi 1, ये बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, pi 1 does not involve, pi 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग अलग वे से ट्रीट करते हैं, अलग वे से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं मेसमरिक इफेक्ट में। लेकिन जहां तक इंडक्टिव इफेक्ट की बात होगी तो यहां पे जब भी इंडक्टिव इफेक्ट सुनने में आए फर्स्ट टाइम तो आप समझ लेना कि पोलराइजेशन किस इलेक्ट्रॉन का होने जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट, इतनी बात समझ में आती है, इंडक्टिव इफेक्ट, इतनी बात आपको समझ में आती है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इन द इंडक्टिव, या सिग्मा बॉन्ड बोल दो, इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्ड, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के बिल्कुल चांसेस है, आपको पूछ दिया जाएगा कि जो है विच इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे देगा, पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोथ दे देगा, ठीक है, नन ऑफ दिस दे देगा, तो इन दैट केस आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और भी मेंशन कर देना, ठीक है, ये पॉइंट है जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं, और क्या है कि दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट and become negligible, ऐसा लिख सकते हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जो पोलराइजेशन का इफेक्ट था ना, एक बॉन्ड की वजह से दूसरे बॉन्ड पे जो पोलराइजेशन इफेक्ट है धीरे धीरे कम होते गए, इस वजह से मैं बोला हूं कि दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट and become negligible after third to fourth carbon atom। अगर चेन है, राइट, हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इन दैट केस क्या देखोगे, थर्ड से फोर्थ कार्बन एटम के बाद ये ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड हो जाता है, नेग्लिजिबल लिख सकते हो, या मोर एप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसके लिए, डिमिनिश्ड आफ्टर, बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं रह जाता है थर्ड से फोर्थ कार्बन के बाद।
फर्स्ट कार्बन पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, सेकंड कार्बन पे और थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड पे जाते जाते और कम हो जाएगा, फोर्थ तक ऑलमोस्ट मान सकते हो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो फिर तो वो फोर्थ कार्बन तक भी चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो है वो थर्ड पे डिमिनिश्ड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप है उसके साथ अटैच। तो ये हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पोलर बॉन्ड। एक बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है दूसरे बॉन्ड की वजह से। इस इफेक्ट को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय अनदर पोलर बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर बॉन्ड बाय अनदर पोलर बॉन्ड। ये भी इंडक्टिव इफेक्ट का एक जो है वेल एक्सप्लेनेटरी जो है मतलब अगर डिफिनीशन दिया जा सकता है। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, ऑलवेज वर्क करता रहेगा। उसके अलावा द इफेक्ट मेनली जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है किसका, एटम का, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इसके साथ जो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या जो पूरा ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करने का जो टेंडेंसी हो वो ज्यादा हो, तो इन दैट केस उसकी वजह से अपने तरफ कर सकता है। दिस इफेक्ट वर्क इन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। पाई बॉन्ड का इससे कुछ लेना देना नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, समझ में आता है। और लास्ट जो कि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। एक यही इफेक्ट है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। आगे के केसेस में हम लोग डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं देखने जा रहे, इसलिए फ्रीक्वेंटली क्या पूछ देगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है विच इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो फिर आपको जो है इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। एंड आफ्टर थर्ड टू फोर्थ कार्बन एटम जो इसका इफेक्ट है ना वो डिमिनिश्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि जो है नल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है जो हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। आइए अभी देखते हैं कि इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन बन के आता है इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन आएगा, उसको हम लोग देखते चलते। कंसीडर किया जाता है दो इफेक्ट हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और दूसरा कंसीडर किया जाता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझना इस बात को। क्या मैंने बोला कि अगर कार्बन कार्बन चेन हो और यहां पे मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अटैच करा देता हूं X, जो कि इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब इन दैट केस क्या देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा, ऐसे ये कुछ ज्यादा पावर के साथ विड्रॉ करेगा, यहां तक ये कार्बन जाएगा, इसका पावर थोड़ा कम होते जा रहा है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं इस कार्बन पे धीरे 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 जैसे आगे बढ़ रहे हैं पावर कम होते जा रहे हैं, इसका इफेक्ट कम होते जा रहा है। तो ऐसा कुछ केस हो रहा है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है किससे, हाइड्रोकार्बन चेन से। तो यहीं से ये बन के आता है डिफिनीशन कि इफ अ ग्रुप आर एटम भी हो सकता है, अटैच्ड एटम होगा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। इफ अ ग्रुप आर एटम अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन विड्रॉ, हाइड्रोकार्बन चेन लिख सकते हो, अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन विड्रॉ electrons, then it is called as electron withdrawing group, बोला जाएगा क्योंकि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इसी को बोल दिया जाएगा माइनस आई इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है तब इस ग्रुप को बोल दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप। एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे माइनस आई इफेक्ट। तो अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है और अपने तरफ हाइड्रोकार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो इन दैट केस इसको हम लोग रख देंगे माइनस आई ग्रुप में। और जो इफेक्ट आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है हाइड्रोकार्बन चेन से, इसको बोल दिया जाएगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको जानने के लिए कि हाँ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई ग्रुप है, इसके लिए हम लोग रिफरेंस एटम रखे हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसको जब डिस्कशन में रखा जाएगा, उसको रखते हैं हम लोग। देन आता है दूसरा प्लस आई इफेक्ट।
तो ये मान लो कि अगर ऐसा केस हो जाए, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पे एक आपने लिया Y, एक एटम ऐसा लिया Y। अब Y की जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, Y इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहां पे क्या था, X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, ये कंडीशन था। यहां पे Y इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। अब आप इस केस में क्या देखो, तो कार्बन से क्या करेगा इस केस में, जस्ट अपोजिट फिनोमेना आकर होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ले जाओ भाई इलेक्ट्रॉन, मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको जो है देगा, तो ये इसके पास डेल निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये अगर डेल निगेटिव आ जाएगा तो ये इसको पुल करेगा, तो यहाँ पे जो है डेल वन निगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल वन निगेटिव, डेल टू निगेटिव, ये भी फर्दर इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा तो डेल टू निगेटिव। ऐसा भी तो केस आ सकता है, कब, जब Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम। तो जो ये ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, दे ग्रुप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि माइनस I ग्रुप। तो ये बोल सकते हो आप, इफ ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन चेन विथड्रॉ, यहां पे केस था रिलीज electrons, then it is called as इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस आई ग्रुप, and effect is called as, this effect is called as minus I effect। इसी इफेक्ट को बोला जाएगा, this effect is called as plus I effect। इसको हम लोगों ने बोला माइनस आई इफेक्ट, ये called as minus I effect, माइनस प्लस आई इफेक्ट, और इसको बोला जाएगा ग्रुप क्या हो जाएगा, मैंने गलत लिखा है, प्लस आई। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसको बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है अपने तरफ तो उसको बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप, ठीक है। कैसे समझा जाएगा, तो इन्होंने रिफरेंस इसके लिए जो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, इसके लिए इन्होंने रिफरेंस हाइड्रोजन एटम दिया, बिकॉज एक तो लेना पड़ेगा। यहां पर तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन बोल दिया, हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन मेनली जो है जो डिस्टिंग्विश बना हुआ है माइनस आई ग्रुप का और प्लस आई ग्रुप का, ये बेस्ड ऑन, ठीक है, जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं किसके रिफरेंस में, तो रिफरेंस इज आवर हाइड्रोजन एटम टू डिस्टिंग्विश कि ये प्लस आई ग्रुप होगा या माइनस आई ग्रुप। इसके लिए जो रिफरेंस एटम है ना, दैट इज रिफरेंस एटम इज हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि हाइड्रोजन से अगर ज्यादा, मतलब अगर हाइड्रोजन अटैच करा दिया जाए और उस केस में देखा जाए कि जो ग्रुप उसके साथ अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो ओवरऑल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। एक और चीज जो है मोर इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग सीरीज क्रिएट करें प्लस आई ग्रुप का या माइनस आई ग्रुप का, उसके पहले ये दो चीजें पॉइंट हम लोग को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि रिफरेंस एटम हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ए प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू, अगर सेम एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और ये ज्यादा होगा ए निगेटिव से। ये चीज समझ में आती है। तो यहां से एक जो है निकल के आता है कि अगर मान लो कि किसी भी एटम के साथ, किसी भी न्यूट्रल एटम के साथ में अगर ए माइनस अटैच्ड है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी कि प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर ए पॉजिटिव है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। यानी मीनिंग, मेरा बोलने का मीनिंग आप लिख सकते हो ये कि ए निगेटिव, अगर मान लो कोई भी एटम हो जाए अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि निगेटिवली चार्ज एटम, निगेटिवली चार्ज ग्रुप जो निगेटिवली चार्ज ग्रुप है ऑलवेज वर्क एज, ऑलवेज काम करेगा, ऑलवेज वर्क एज प्लस आई ग्रुप, कि हाइड्रोजन हमारा रिफरेंस है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रिफरेंस चेंज हो सकता है, जैसे हो सकता है कि किसी चेन में, जैसे यहां पे मैंने हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में देखा रहता है, ऐसे रिफरेंस पॉइंट हाइड्रोजन ही रहता है,
उसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, लेकिन हम लोग चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिस्कशन रखते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन चेन और उसके साथ फंक्शन को, बट जनरली ये केस ये रहता है कि ये रिलेटिव टर्म्स है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो है वहां पे माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं। अगर मान लो क्लोरीन है और क्लोरीन और इसी में इधर फ्लोरीन लगा दो तो फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से भी ज्यादा होगा ना, तो ये तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ये तो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो वही मैं बोला हूँ कि ये तो रिलेटिव टर्म्स है ना, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने रेफरेंस एटम हाइड्रोजन ले लिया और ये कंसीडर किया। उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बात किया जाए एटम का तो ए प्लस ए और ए माइनस का ये ऑर्डर जाएगा, या किसी ग्रुप का एटम और ग्रुप का दोनों केस कंसीडर कर सकते, ये ऑर्डर जाएगा, यानी इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर ए निगेटिवली चार्ज एटम है ऑलवेज वर्क एज द प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तभी तो ये प्लस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और जो ए पॉजिटिव होगा तो ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप आर एटम, ऐसे मैं लिख देता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप आर एटम, दोनों लिख सकते हो, ग्रुप में लिख देता हूं। ये क्या होगा, ऑलवेज वर्क एज माइनस आई, ऑलवेज माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सीरीज में हम लोग को हेल्प करने जा रहे हैं, सीरीज को समझने में, सीरीज को जो है जानने में हेल्प करेगा। तो 1 बाय 1 सीरीज देख लेते हैं। पहले हम लोग जो है प्लस आई ग्रुप वाला सीरीज देख लेते हैं, कैसे इसको बनाया गया। सीरीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे। थोड़े बहुत मैं लॉजिक इसमें इम्बेड करते जाऊंगा कि कैसे ये सीरीज बनाया गया है, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। प्लस आई ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ईआरजी में लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और उसके लिए रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट। कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अच्छा, जो सीरीज सबसे ऊपर बनता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये हमारा देखना आप ध्यान से CH2 माइनस, मतलब ये कहीं किसी के साथ अगर अटैच्ड है, हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, डोनेट करेंगे। CH2 माइनस ग्रेटर देन NH माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस। ये समझ में आता है ऐसा सीरीज क्यों आया आपको, ऐसा सीरीज क्यों आया, CH2 माइनस ग्रेटर देन NH माइनस ग्रेटर देन O माइनस। अरे एक बात बताओ, इन सब में एक तो सब में निगेटिव चार्ज है, इस वजह से प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ऊपर होंगे, अभी और भी सीरीज में आगे जाएंगे तो प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर आएंगे। अब तीनों में चूंकि कार्बन सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आप जाते हो ना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो अलोंग द पीरियड तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है ना, तो वही केस यहाँ पे भी आ रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये तो जो है क्या हुआ कि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये ऑर्डर जाता है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसमें अगर आप सीरीज को एक्सटेंड करना चाहो तो ये हो जाएगा। फर्स्ट में सीरीज रख रहा हूं निगेटिवली चार्ज स्पीसीज वालों पर, ताकि आपको ध्यान रहे कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज सबसे ऊपर में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में सबसे ऊपर यही है। जो सेकेंड सीरीज में बनाऊंगा तो फर्स्ट का ऑर्डर ज्यादा होगा, फर्स्ट का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा दूसरे वाले सीरीज, आगे बात करते हैं उसकी। अच्छा, ये ऑर्डर एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या, थोड़ा सा इसके लिए हम लोग को फिनोमिना थोड़ा सा इस पे रेजोनेंस इंक्लूड करते हैं। तो होता क्या है कि अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो गया मॉलिक्यूल के ऊपर, जो ग्रुप है उसके ऊपर डिस्पर्स हो गया, तो फिर डोनेट ही नहीं कर पाएगा, रहेगा ही नहीं। मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है, तब कब तक आप डोनेशन करोगे, जब तक फैमिली में खर्च नहीं हो जाता है। आपके पास बच गया पैसा तो आपने खर्च कर दिया, दे दिया, किसी को डोनेट कर दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ केस हो जाए कि आपके पास पैसा था, वो घर वाले मेंबर ही आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, आपने क्या किया, पैसा घर वालों को दे दिया, तो बाहर को देने के लिए कहां बचेगा। यही कहानी यहाँ पे भी अप्लाई है कि अगर आप जो है बोल रहे हो, यहाँ केस क्या है कि तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, मतलब एक निगेटिव चार्ज, ये आपस में ही पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। इसको यहाँ पे तो -1 चार्ज मिल गया ना, बट यहाँ पे क्या होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो -12 इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, जैसे ये समझना, इसका एक और स्ट्रक्चर बन के आता है लाइक दिस। ये अगर मैं ड्रॉ करूं, इसको हम लोग रेजोनेट्स में पढ़ेंगे भी, रेजोनेटिंग इफेक्ट में कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। तो अब इसका क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ये हो जाता है कि ये दोनों में ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो -12 दोनों को मिल जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि जितने पावर के साथ ये इसको डोनेट करना चाह रहा था, ऑक्सीजन जितने पावर के साथ डोनेट कर रहा है उतने पावर से ये नहीं डोनेट कर पाएगा,
क्योंकि इसी के अंदर ही चार्ज डिस्पर्स हो गया था, निगेटिव चार्ज इसके अंदर ही डिस्पर्स हो गया। अच्छा, कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है कि इसका इफेक्ट इससे कम क्यों हो गया? इसका इफेक्ट जो SO3 माइनस है, इसका इफेक्ट CO2 माइनस से कम क्यों? ये बता सकते हो आप? इसको समझना आसान। देखो आप, इस केस में तो और ज्यादा डिस्पर्स हो गया, और फैमिली मेंबर है, और भी बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या करोगे? इसको इधर डिस्पर्स कराओगे तो इस ऑक्सीजन पे जा सकता है, इधर डिस्पर्स कराओगे तो इधर जा सकता है। तो ऑक्सीजन 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 इस तरीके से हो गया। तो अगर देखोगे तो 1/3 हर ऑक्सीजन पे हाफ 1/3 आएगा। उसमें क्या हो रहा था? हाफ हाफ आ रहा था, लेकिन अब इस पे 1/3 आ रहा है। तो उतने पावर के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर पाएगा जितने पावर के साथ CO2 माइनस रिलीज कर रहा था, तो पावर कम हो गया। अब ये तो जब सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसके बाद ये है, देन ये है, तो ये सीरीज हो गया किस स्पीसीज का? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जितने भी हैं। क्यों मैं बोला? बिकॉज जितने भी निगेटिवली चार्ज है वो ऑलवेज वर्क करेंगे प्लस आई ग्रुप की तरफ। तो दिस आर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके अलावा अगर आगे सीरीज को बढ़ाओ इसमें, तो आपका जो है आर ग्रुप आता है। ध्यान है, फर्स्ट का माइनस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा सेकेंड से। तो सेकेंड में क्या आता है, देखना आप ध्यान से। सेकेंड में आपका आता है CH3, एल्काइल ग्रुप बोला जाता है इसको। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो आप इस ऑर्डर को समझना, इस चीज को समझना कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या होता है कि हाइड्रोजन कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, पूरे ओवरऑल ग्रुप को ये बना देता है प्लस आई ग्रुप। ये ध्यान में रखना, जो भी अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेंगे। ठीक है, प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इस पे बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि 3 प्लस आई ग्रुप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट किया। उसके अलावा ये तो रहा आपका 3 डिग्री, क्योंकि बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट समेशन इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, तीनों का इफेक्ट एड होकर जो नेट इफेक्ट आया वो कंसीडर मैं कर रहा हूं। इसकी वजह से इसका जो प्लस इफेक्ट इससे तो कम होगा, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले का कम होगा, बट मैं सीरीज को ब्रेक करना चाह रहा हूं। ये हमारा एल्काइल ग्रुप का सीरीज है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज का सीरीज है, ताकि आप याद भी रख पाओ। ऐसा नहीं है, इसको सीरीज को याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आ गया कौन सा? 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ये 3 डिग्री एल्काइल यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, और ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम होंगे, जो इफेक्ट है इसका कम होते जाएगा। ये भी तो डोनेट करेगा, लेकिन चूंकि अब 2 ही एल्काइल ग्रुप है, इस वजह से उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना हम लोग 3 एल्काइल ग्रुप के साथ देख रहे थे। उसके अलावा फिर आप जो है 1 डिग्री एल्काइल पे आ जाओ, CH3 CH2, यानी कि इथाइल रेडिकल, इथाइल वाला हो गया 1 डिग्री एल्काइल, और इसका ज्यादा हो जाएगा किससे? मिथाइल से। मिथाइल सबसे लीस्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बनता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में मिथाइल। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा होगा किससे? इसका कम जो है, इसका जो फर्स्ट वाले का है सेकेंड वाले से ज्यादा होगा। यानी अगर पूरा सीरीज में बना रहा हूं, बस ब्रेक कर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि हाँ किस तरीके से है। यहाँ पे आ गया आपका एल्काइल ग्रुप, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप, करेक्ट ना? उसके अलावा थर्ड कंसीडर करो। थर्ड भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है ट्रिटियम, जो आइसोटॉप्स है, देन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये सभी पता है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ट्रिटियम का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है देन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम से जो है हाइड्रोजन तो हमारा रेफरेंस एटम ही हो गया, ये तो हमारा रेफरेंस एटम हो गया। इसको आप आइसोटॉप्स वाले कंसीडर कर सकते हो, आइसोटॉप्स रेफरेंस एटम, ताकि याद रहे आपको। निगेटिवली चार्ज स्पीसीज सबसे ऊपर, देन एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर आया है। एल्काइल ग्रुप के अंदर आपने 3 डिग्री, 2 डिग्री और मिथाइल ले लिया। इसमें आपने देख लिया डिस्पर्सन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, और इसको मिला के, और इस केस में क्या होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से, सेकंड का ज्यादा होगा थर्ड से। ये सीरीज का भी इसी तरीके से मैंने सीरीज को ब्रेक कर दिया, पूरे सीरीज को, सच दैट हमारे याद रखने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। इस सीरीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ट्रिटियम का ज्यादा होगा ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, ये कैसे पता किया जाएगा? तो देखो ट्रिटियम क्या होता है कि ना, देखो जब मोलर मास बढ़ता है किसी भी आइसोटॉप्स का क्या होगा? मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा तो होता क्या है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन ट्रिटियम में कंसीडर कर रहा हूं, तो बॉन्ड इसका शॉर्टर होगा कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम। कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है ये शॉर्टर होगा, बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये शॉर्टर होगा कार्बन ड्यूटेरियम से, और ये शॉर्टर होगा कार्बन हाइड्रोजन से। समझ में आती है इतनी बात?
कार्बन नाइट्रोजन से, ठीक है, ये शॉर्टर होगा। तो अगर बॉन्ड शॉर्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्यों डिफरेंस आएगा भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सभी की सेम है, ट्रिटियम हो जाए, ड्यूटेरियम हो जाए या हाइड्रोजन, तीनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो इन दैट केस क्या कंसीडर करोगे? जो है किसका बॉन्ड शॉर्टर है। इसलिए मैं बोला कि मेनली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट होता है। अगर याद हो, आप कंसीडर किया गया था कि मेन रीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बट कहीं कहीं और भी फैक्टर्स आ जाते हैं फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। यहां पे क्या होगा कि बॉन्ड शॉर्टर होगा। क्यों शॉर्टर होगा? क्योंकि इसका मास बढ़ गया। अब अगर आप स्प्रिंग कंसीडर करते हो, पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये मास अगर मास बढ़ता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इसको आप स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर सकते हो, ऑल बॉन्ड्स उसको जो है आप स्प्रिंग की मॉलिक्यूल जो है अपना वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। अब जिसका मास ज्यादा हो वाइब्रेशन कम करेगा, वाइब्रेशन कम होगा तो बॉन्ड शॉर्टर होगा, शॉर्टर होगा तो इजीली ट्रांसमिट कर पाएगा। क्योंकि आपने बोला इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंड, थोड़ा ही सही इफेक्ट तो आया, थोड़ा ही डिस्टेंस कम हुआ बट उसका इफेक्ट तो आया ना। इफेक्ट तो आना बिल्कुल लाजमी बनता है। अगर इसका बॉन्ड शॉर्टर हो गया तो इसका प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। इसका बॉन्ड थोड़ा सा बढ़ गया, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड, तो अगर बॉन्ड बढ़ गया तो इसका प्लस आई इफेक्ट कम हो गया। और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट है ही, तो चूंकि बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर जा रहा है तो जिसका अपोजिट इसका जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा सीरीज रहा प्लस आई ग्रुप का। ध्यान रहेगा जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो सबसे ऊपर, देन हमारा एल्काइल ग्रुप फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड, सेकंड फॉलोड बाय थर्ड, और थर्ड वाले में आइसोटॉपिक्स जो भी इफेक्ट आप कंसीडर कर दो, आइसोटॉप्स कंसीडर कर लेना, इफेक्ट ड्यू टू आइसोटॉप्स ये कंसीडर कर लेना, एल्काइल ग्रुप और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज। आई थिंक इस सीरीज को याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज्यादा डिस्पर्स हो जा रहा है, जो पैसा इसका था खर्च हो जा रहा है, यहाँ पे और ज्यादा खर्च हो जा रहा है तो उस चेन को डोनेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं, राइट, ना फैमिली है उसका, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। बहुत सारे पैसा डोनेट कर सकता है, अपने ऊपर कितना खर्च कर सकता है, लेकिन इसका जो है कुछ ग्रुप है यहाँ पे अटैच नहीं, इसके साथ जो है शेयर कर दिया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ले जाओ, जो है कोई दिक्कत नहीं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो इस वाले वो माइनस के केस, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग का सीरीज आता है प्लस आई ग्रुप का। आई होप कि आपको जो है ये सीरीज याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के जब भी हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे जो कि जीओसी सेकेंड होगा, वहां पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि एल्काइल को पहले रखना है या इस निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को पहले रखना है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको पता रहेगा ना कि अगर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ग्रुप है तो प्लस आई की तरह काम करेगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। ऑलवेज ऑलवेज मैंने वर्ड यूज किया है, तो आप जो है आंख मूंद कर बोल देना कि अगर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसको मैं प्लस आई ग्रुप ही बोलने वाला हूं, अगर जो है निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो इन दैट केस उसको मैंने माइनस आई ग्रुप कंसीडर करूंगा। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज माइनस आई ग्रुप। ठीक है, इसमें भी हम लोग बेस्ड ऑन देयर पावर इसको एक जो हम लोगों ने सीक्वेंशियल मैनर में रखा हुआ है। तो माइनस आई ग्रुप का केस कैसे बन के आता है? देखो आपने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो सबसे ऊपर पॉजिटिवली चार्ज वाले को ही रखते हैं। देखना आप उसी ऑर्डर में सीरीज को ब्रेक, मैं सीरीज को ब्रेक करके आपको सिखा रहा हूं, सच दैट याद रहे। तो पॉजिटिवली चार्ज माइनस आई ग्रुप होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करें। पॉजिटिवली चार्ज तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो देखना इस केस में क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर आता है Nr3 प्लस देन Sr2 प्लस, सीरीज को ऐसे याद रखा जा सकता है, याद रखना पड़ेगा आपको NH3 प्लस। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अब कुछ लोग को डाउट आ सकता है यहाँ पे, और कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि Nr3 प्लस और NH3 प्लस में किसका जो है ज्यादा होगा, किसका हम लोग जो है ज्यादा कंसीडर करेंगे, क्या माइनस आई इफेक्ट। क्या डाउट आता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है आर आर आर, क्या बोलते हैं, क्योंकि आर तो प्लस आई ग्रुप है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अगर डोनेट करेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग ने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो माइनस आई इफेक्ट भी कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट करेक्ट है, और जो है इसका जो है ये बोल देगा, फिर अपोजिट वे से बोल देगा, क्या बोलेगा कि NH3 प्लस इज स्ट्रॉन्गर देन Nr3 प्लस।
क्या मैंने बोला सेंटेंस, मैंने बोला NH3 इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन NR3+। और रीजन बहुत अच्छे से रखा कि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन पे प्लस आई इफेक्ट को कम करेंगे, और जो है प्लस आई इफेक्ट जो है जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो जो है माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। दोनों मतलब एक तरीके से दोनों इनकरेक्ट है, नाइदर इसका जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, नाइदर इसका जो है एक तरीके से मैं बोलूं जो रीजन है वो करेक्ट है। एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर इन दैट केस कैसे रीजन कंसीडर करेंगे। देखना आप ध्यान से कि नो डाउट R प्लस आई इफेक्ट है, बट उससे भी ज्यादा इसमें और भी चीजें लग रही है जो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये है इसका स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर कैसे रोल में आ रहा है, इस चीज को समझना कि जो ये दो बल्कियर ग्रुप है ना, R ग्रुप, किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। यहां पे है हमारा हाइड्रोजन और यहां पे है R। इतने बल्कियर नहीं है ये, लेकिन बल्कियर है। अब बल्कियर होने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो आपको पता है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। ये भी तो समझ में आती है बात ना कि यहां पे उतना ज्यादा बॉन्ड में इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन नहीं है। अब जब रिपल्सन नहीं है तो जो हमारा जो केस है कि नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। और चूंकि हाइड्रोजन प्लस आई ग्रुप भी है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर इसके देखा जाए तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करेगा। यहां पर भी सेम कहानी है, ये भी R ग्रुप है, लेकिन एक चीज इसके साथ और जुड़ गई है क्या, क्योंकि साइज इसका बढ़ गया R ग्रुप का। बल्कियर ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप तो हाइड्रोजन से बल्कियर साइज होगा ना, बड़ा साइज होगा। इनके बीच में रिपल्सन होगा, और आपको पता है कि जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है ना थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा, बॉन्ड का अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इन दैट केस जो इसका नेट इफेक्ट हम लोग देखेंगे, मतलब दोनों कंसीडर करने के बाद इसका इंडक्टिव इफेक्ट और साथ साथ में इसका जो ये इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट, उसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि NR3+ विल बी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन NH3+। आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया विद दिस एग्जांपल। यहाँ पे आप इसको जो है साथ में मेंशन कर देना इस रिजल्ट को कि बिकॉज साइज ऑफ R ग्रुप इंक्रीजेस the bond angle will increase, bond angle increases, percentage S character will increases and then polarization will increase। बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले रिस्पेक्ट में। तो NR3+ इज द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन NH3+। इसके बीच में हम लोग का SR2+ है, बट बहुत ज्यादा रोल में नहीं है, बट समझते हैं इसको। नेक्स्ट जो सीरीज आता है ना, नेक्स्ट जो सीरीज होता है इसमें आता है हमारा NO2 प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा केस आ गया, पॉजिटिवली चार्ज वाले आगे सब। जैसे हम लोगों ने प्लस आई ग्रुप में क्या रख दिया था, निगेटिवली चार्ज वाले को रख दिया था प्लस आई ग्रुप में। यहाँ पे जो है यहाँ पे अपोजिट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है NO2 फॉलोड बाई SO2R, क्योंकि ये सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए। अब इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन के साथ AB अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन के साथ AB अटैच्ड। उसके अलावा सीरीज में हमारा जाता है CN COH एंड COH एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका पावर ज्यादा है, क्यों कि ये तो रहा कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज और साथ साथ में नाइट्रोजन से भी जुड़ा है। यहां पे क्या रहा, ये sp2 रहा, ये sp2 रहा। ठीक, अच्छा इसका कम क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ कि इसका कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व होगा, किसमें, इसमें इन्वॉल्व होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाले पोलराइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा। लेकिन ओवरऑल जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है ना, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम कर देगा, किसके रिस्पेक्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में। जो ऑक्सीजन लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट है वो रेजोनेंस हम लोग आगे डिस्कशन में रखेंगे, रेजोनेंस की वजह से इसका जो नेट माइनस आई इफेक्ट है उसको ये थोड़ा सा कम कर देता है, किसके रिस्पेक्ट में, एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। यहां पता चल गया कार्बन, तो कार्बन अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, ये सभी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन के साथ अटैच है मोर ओवर। तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, देन CN देन COH
देन आपका COH एल्डिहाइड ग्रुप फॉलोड बाय आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आता है ये। देन आपका सीरीज में आता है थर्ड वन, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप, ब्रोमीन आयोडीन। इसमें तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन फॉलोड बाय ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये है ऑर्डर। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा होगा। वंस अगेन मैं बोलूंगा जो है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, ये ऑर्डर आपका जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ वन, क्योंकि लास्ट सीरीज का बनाता है OR। ठीक है, बोलोगे कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से भी ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से तो ज्यादा है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही तो नंबर आता है, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है कैसे कम हो गया, इस ग्रुप से इसका कम क्यों हो गया? इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस पे R ग्रुप भी तो प्रेजेंट है। R ग्रुप क्या है? प्लस आई ग्रुप है, तो ये थोड़ा बहुत तो कम करेगा इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन तो नहीं है ना, ये पूरा का पूरा OR ग्रुप है, तो OR ग्रुप का अगर मैं कंसीडर करता हूं तो OR ग्रुप जो है इससे कम हो जाएगा माइनस आई ग्रुप। देन हमारा आता है इस सीरीज में OH। वही OR और OH में क्या डिफरेंस है? सेम रीजन आप रख सकते हो कि बॉन्ड एंगल R की वजह से रिपल्सन इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो OR का ज्यादा होता है OH के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट हमारे पास मटेरियल है, लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे OR और OH को देखें। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि R प्लस आई ग्रुप है, अगर प्लस आई ग्रुप है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम करनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करना चाहिए तो ये लेस पावरफुल होना चाहिए। लेस पावरफुल होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? OH के रिस्पेक्ट में। बट होता नहीं है ऐसा, ऐसा हो नहीं पाता है। तो यहाँ केस कुछ इस तरीके से, उसके पीछे हम लोग जो स्टेरिक फैक्टर है उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। स्टेरिक फैक्टर इंक्लूड करने के बाद ये सीरीज हम लोग का बन के आता है OR का जो मतलब माइनस आई इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है OH से ज्यादा होगा। इसके बाद हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। अच्छा, ये इसके बाद फॉलो करते हैं नेक्स्ट, यहां पे भी कंफ्यूज कर सकता है। कार्बन sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होती है। मैंने बोला था ना कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ऑर्डर देखोगे तो कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। देन उसके बाद NH2 आ जाएगा सीरीज में, फिर आपका फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि C6H5 का ज्यादा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड। ये सीरीज आप प्योरली याद रख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब खासकर जो ये वाले शुरू वाले ग्रुप हैं ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, बट इसके केसेस को कंसीडर करें तो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो उसके बाद लास्ट में आपको पता ही है कि हमारा हाइड्रोजन ये हो गया हमारा रेफरेंस। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये सीरीज बन के आता है, सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने इसमें कुछ लॉजिक लिंक किया कि कैसे इस चीजों को समझेंगे। पॉजिटिवली चार्ज फॉलोड बाय ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो गए या उसके साथ साइड एटम अटैच्ड है, देन हम लोग का हेलोजेंस ग्रुप आ गया और लास्ट में ये वाला ग्रुप आ गया। तो धीरे धीरे सीरीज याद होगा, जब एप्लीकेशन होगा उसमें भी आपको याद होते जाएगा। बट एक दो बार इस सीरीज को प्रैक्टिस करना, आप जो सीरीज बना हुआ है। वंस अगेन मैं इस पे रीट्रेट करूंगा, क्योंकि बार बार लोगों का ये आ जाता है कि सर फर्स्ट में ही देख रहे हैं सेकंड का, तो फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से, सेकंड का ज्यादा है थर्ड से, थर्ड का ज्यादा है फोर्थ से। मैंने सीरीज को अपने हिसाब से ब्रेक किया। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो इसको। तो आइए देखते हैं इसमें जो है कुछ एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये कंसीडर करना, आपको डायरेक्शन दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे COH ग्रुप है, ठीक है, कुछ केसेज आप ट्राई करते रहो, मैं जस्ट मेंशन करा देता हूँ आपको। बॉन्ड दिखा के सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलराइज करा दो, किस तरीके से पोलराइजेशन अकर होगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लो। बस आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में विड्रॉ किया जा रहा है। चलो आइए देखते हैं। COH ग्रुप क्या है हमारा? माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इसमें आप जो है चाहो तो ट्रिपल एरो दे दो, डबल एरो दे दो, क्योंकि जो है आगे इफेक्ट धीरे धीरे डिमिनिश्ड होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें, ये कौन सा ग्रुप था? माइनस आई ग्रुप था। और ये मैंने बोला निगेटिवली चार्ज जो भी स्पीसीज है प्लस आई ग्रुप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, राइट। एक हाइड्रोजन ने पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज की है। ये यहाँ पे प्लस आई ग्रुप की माइनस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप की तरह इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अरे मैंने क्या बोला कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज विल बी ऑलवेज वर्क एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे ये वाला केस हो जाए। अच्छा, इसकी बात कर ले, NO2 क्या है, माइनस आई ग्रुप, ये करेगा, ठीक है, अपने तरफ विड्रॉ करेगा। ऐसे कुछ केस हम लोग देखेंगे। इस केस की बात करें CN, तो CN क्या है हमारा, माइनस आई ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा कुछ केस हो गया। तो ये आप ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3 पूरे बॉन्ड में दिखा सकते हो। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, प्लस आई है माइनस, ऑक्सीजन ये O माइनस है, O माइनस हम लोगों ने सीरीज में प्लस आई ग्रुप में रखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, जैसे आप फ्लो कराते हो ना करंट, उस तरीके से। अच्छा, Sr2 प्लस, पॉजिटिवली चार्ज के बारे में सोचना ही नहीं है, माइनस आई ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा, इधर हो सकता है, यहाँ पे जो है ज्यादा इफेक्ट्स, पोलराइजेशन इफेक्ट देख, धीरे धीरे ये इफेक्ट कम होते जाएगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा जो है बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने असाइनमेंट सीट में रखा है, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट आता है, ये बहुत ही फंडामेंटल जो है चैप्टर है GOC, कुछ भी डाउट आ रहा है फ्रिक्वेंटली आप जो है डाउट को पूछ सकते हैं, कुछ भी आए तो जो है उस डाउट को अपना रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ जो और रिमेनिंग इफेक्ट्स है उस पर डिस्कशन हम लोग रखेंगे। थैंक यू।